हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल डिस्कस कर रहे थे। आज उस चैप्टर का लास्ट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखिए, मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स बेसिकली दो जगह से हमें मिलते हैं। एक तो होता है सी। मेटल्स जो होते हैं वो सॉल्ट के फॉर्म में सी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और या तो अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं मेटल्स। आपको पता होगा अर्थ की तीन मतलब अर्थ के तीन सेक्शंस हैं, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला जो अर्थ का हिस्सा होता है ना उसको कोर बोलते हैं, उसके ऊपर होता है मेंटल, उसके ऊपर होता है क्रस्ट। तो क्रस्ट सबसे ऊपरी लेयर होती है अर्थ की। तो इसमें ना बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं, दबे हुए हैं, जैसे जमीन में दबे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहां से अपने अपने, अपने मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। और जो जब मेटल्स अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं ना, तो हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। देखिए लिखा है द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच ऑकर नेचुरली, जो नेचर में खुद से पाए जा रहे हैं, हम उनको बना नहीं रहे, वो नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है। which occur naturally in the earth crust are known as minerals। तो ऐसे एलिमेंट्स, अब जैसे आयरन इज एलिमेंट, कॉपर इज एलिमेंट, अब जैसे सिर्फ मेटल्स नहीं, नॉन मेटल भी, कार्बन, कोयला, ठीक है। कोयला भी तो हमारे लिए मिनरल है। क्यों क्यों मिनरल है वो? क्योंकि वो अर्थ में नेचुरली पाया जा रहा है, ठीक है। पेट्रोल इज ऑल्सो मिनरल फॉर अस। क्यों? क्योंकि वो अर्थ में नेचुरली पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट से हमें मिलते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। तो देखो यहां पर क्या होता है, जो भी हमारे मेटल्स होते हैं ना, वो उनकी बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स, बहुत ज्यादा इकट्ठा प्रेजेंट है, मतलब वो अलग अलग लोकेशंस पर, हर जगह नहीं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर अर्थ के नीचे, अर्थ के क्रस्ट में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स प्रेजेंट है, जिनको हम ओर कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। तो ये ओर जो होते हैं ना, इन्हीं ओर से फिर हम बहुत सारे अपने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, आयरन, इन सबको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओर क्या है? ओर आपका वो मिनरल है जो अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है और जिससे हम बहुत वैल्यूएबल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। या बेसिकली आप ये कह सकते हो, ऐसे मिनरल्स जिससे हम कुछ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या कुछ चीजें हम, कोई एलिमेंट वगैरह हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको हम ओर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब हम जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो बेसिकली मेटल्स, अभी हमने पढ़ा था मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में। कुछ मेटल बहुत अच्छे बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो यहां पर मेटल का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं हम, मेटल को जब अर्थ की क्रस्ट से निकालते हैं, अर्थ की क्रस्ट से जब उस मेटल के ओर को निकालते हैं, तो वहां पर मेटल की ओर से मेटल को जब हमने अर्थ की क्रस्ट से मेटल का ओर निकाल लिया। ओर क्या होता है? ओर प्योर मेटल नहीं होता, एक्चुअली मेटल का मेटल दूसरे भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ मिल करके एक एक कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे ओर होते हैं। अब उस ओर से हमें प्योर मेटल निकालना होता है। तो ओर से जब हम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं या निकालते हैं, तो उसके तीन तरीके होते हैं। हम यहां पर क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं मेटल कैसा है, कौन सा मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल या मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। उसके हिसाब से हम टेक्निक्स या मेथड्स का यूज करके हम क्या करते हैं, उसको उसके ओर से अलग करते हैं। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी अगर, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं? बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। तो इनको इलेक्ट्रोलिसिस करके इनके ओर से अलग करते हैं। मतलब ऐसा कंपाउंड, जब हमने अर्थ की क्रस्ट में, हमने अर्थ की क्रस्ट में से हमने उसके ओर को निकाला। ओर मतलब वो मेटल जो होगा वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा, वो दूसरे किसी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ मिलकर के प्रेजेंट होगा। जब हम उसके ओर से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम यहाँ मोस्ट रिएक्टिव मेटल की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। यहां पर जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इनका हम क्या करते हैं? इनका रिडक्शन करके हम इनको इनके ओर से अलग करते हैं, इनको इनके ओर से अलग करते हैं। वहीं अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें, तो ये जनरली प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। नेचुरल मतलब नेचुरली ये प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव। देखो भाई, सीधी सी बात है, जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो अर्थ के अंदर भी उतने ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। समझो, सीधी सी बात है। अर्थ ऐसा नहीं है कि अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन नहीं है, बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है वहां पर अर्थ के क्रस्ट में। तो मेटल्स उन एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं? कंपाउंड बना के रहते हैं, और वही फाइनली हमारा, जब वो मेटल किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ मिल जाते हैं, तो वो ओर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ओर बन जाते हैं। तो अब हमारी क्या ड्यूटी है? जब हमने उस ओर को निकाला, तो अब हमें उस ओर को क्या करना है? उस ओर में से मेटल को अलग करना है। तो अब कौन सा मेटल कैसा ओर बना के प्रेजेंट है या ओर नहीं बना के प्रेजेंट है, वो डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पर। वो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो उतना उतना मतलब स्ट्रॉन्ग कंपाउंड के फॉर्म में होगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग कंपाउंड या जितने स्ट्रॉन्ग ओर के साथ वो प्रेजेंट होगा मेटल, उसको एक्सट्रैक्ट करना उतना मुश्किल है।
तो इसीलिए जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन थोड़ा अलग मेथड से हम करते हैं। जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन अलग तरीके से करते हैं, और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उनकी बेसिकली ज्यादा वो कंपाउंड या कंपाउंड फॉर्म में नहीं होते, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और नहीं होता उनका सिंपल और होगा, या तो ये फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ मेथड लिखा हुआ है और कैसे निकालते हैं। यहां पर मैंने देखा जो मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। पहले इनको मेल्ट किया जाता है, इनको मेल्ट करते हैं, इनके ओर को पिघलाते हैं, उसके बाद उनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। बात करते हैं मीडियम रिएक्टिविटी की, तो मीडियम रिएक्टिविटी या मीडियम ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है जैसे जिंक, आयरन, लेड, इनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है, तो ये दो ओर के फॉर्म में होते हैं। बेसिकली ये दो तरह के ओर बनाते हैं, या तो ये कार्बोनेट ओर के साथ होंगे, यानी ये कार्बोनेट के साथ कंपाउंड बना करके प्रेजेंट होंगे अर्थ क्रस्ट में, या तो ये सल्फाइड ओर, या तो ये सल्फर के साथ कंपाउंड बना के अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होंगे। ये इनका जो ओर होगा वो सल्फाइड ओर होगा। तो कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करा दिया जाता है, अभी क्या होता है कैल्सिनेशन पढ़ेंगे, या सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करा दी जाती है। उसके बाद जब हम इनका कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर का हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग कराते हैं तो उससे हमारी ऑक्साइड बनती है। ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कराने के बाद मेटल कार्बोनेट और या सल्फाइड और से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और उस मेटल ऑक्साइड का फर्दर रिडक्शन करा के हमें प्योर मेटल मिल जाता है। वहीं बात करते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स की, तो लो रिएक्टिव मेटल में या तो वो फ्री स्टेट में होंगे, या तो कोई कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, नहीं फ्री होंगे, बस माइन कर लिया निकल गया, बस उनको साफ करना है क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी वगैरह भी तो जमी होगी, तो उसको साफ कर लिया। या फिर बहुत ज्यादा होगा तो सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जिसकी हम रोस्टिंग करा करके प्योर मेटल अपना हासिल कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी मैंने आपको बात करी, देखो मेटल सिर्फ कंपाउंड बना के अर्थ में है या और बना के अर्थ में है, ये तो ठीक है, लेकिन क्योंकि वो अर्थ में तो उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी की या गंदगी की लेयर जमी होती है। कोई भी चीज आप मिट्टी में अगर दबा दो तो उसके ऊपर क्या आ जाती है? सैंड की, डस्ट की लेयर जम जाती है ना बहुत सारी। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जब ओर को माइन किया जाता है, ओर को धरती से खोद के निकाला जाता है, तो उसके ऊपर बहुत सारी इंप्योरिटीज जमी होती हैं, जैसे सॉइल, सैंड, ये सब जमा होता है। तो इसको हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। इसकी प्रोनाउंसिएशन GANGUE लिखा है ना, इसको गैंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गैंग पढ़ते हैं। तो यहां पर देखो ओर्स को जो हम माइन करते हैं ना, अर्थ से जब हम ओर को निकालते हैं, जाहिर सी बात है वो जो कंपाउंड होगा जिसमें मेटल प्रेजेंट है उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी वगैरह जमी होंगी, तो इसको हम कहते हैं गैंग। उस मिट्टी या सॉइल की इंप्योरिटीज को हम गैंग कहते हैं। तो हमें उसको भी पहले हटाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा ओर है, उसको उस पे किस तरह की इंप्योरिटीज ज्यादा होंगी, उस हिसाब से हम उनको क्या करते हैं? साफ करते हैं। उसके बाद जाकर के हम ओर से फिर मेटल निकालने का काम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? गैंग को हटाएंगे, वो इंप्योरिटीज को हटाएंगे, ओर को साफ करेंगे। ओर साफ हो गया, अब उससे एक्सट्रैक्शन का काम शुरू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं ऐसे मेटल जो बहुत लो रिएक्टिव होते हैं, मतलब जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनकी बात करते हैं, मरकरी, इनकी बात करते हैं। तो देखो यहां पर अभी हमने देखा ये जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं या तो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है, या तो फिर वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? सल्फाइड ओर के फॉर्म में होंगे। तो सल्फाइड ओर के फॉर्म में होंगे तो हमें क्या करना है? यहां पर हमें उनकी रोस्टिंग करनी है। तो हमें क्या करना है? हम पहले जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो बहुत अनरिएक्टिव मेटल होते हैं, तो यहां पर क्या होता है, इन मेटल की जो सल्फाइड, ये जो सल्फाइड होता है ना, जो मेटल्स जो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, मान लेते सल्फाइड ओर के फॉर्म में कोई मेटल है जो कि लो रिएक्टिविटी सीरीज का है, तो सबसे पहले उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? मेटल ऑक्साइड में। आप यहां देख सकते हैं, बिल्कुल आप यहां देख सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं यहां पर मरकरी सल्फाइड, अच्छा मर्क्यूरी सल्फाइड, ये जो HGS है ना, ये मरकरी का ओर है। HGS जो है मरकरी का ओर है, इसको हम सीना बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीना बार। ये सीना बार मरकरी का ओर है, सल्फाइड ओर। मरकरी का जो सल्फाइड, जब मरकरी सल्फर के साथ या सल्फर के साथ रिएक्ट करके अर्थ में प्रेजेंट है तो वो सल्फाइड ओर है मरकरी का। तो उस सल्फाइड ओर का जो कॉमन नेम है वो सीना बार है। तो जो मरकरी सल्फाइड है, जो एक्चुअली ओर है हमारी मरकरी का, इसका हम क्या करते हैं? इसका हम पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं। मतलब बहुत, देखो क्या कर रहे हैं यहां पर, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करा रहे, बेसिकली हम इसको हीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ एयर में, बहुत ज्यादा हवा के प्रेजेंस में हम सल्फाइड ओर को हीट कर रहे हैं, जो मरकरी सल्फाइड है उसको हीट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा? मरकरी सल्फाइड मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मरकरी ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अच्छा, ये पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। तो ये जो आपका मरकरी ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। इस मरकरी ऑक्साइड की फर्दर हीटिंग कराने के बाद
इस मरकरी ऑक्साइड की फर्दर हीटिंग कराने के बाद आपको प्योर मरकरी मिल जाएगा। आप इस मरकरी ऑक्साइड का फर्दर हीट करा दोगे तो क्या होगा, मरकरी ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा और आपको मरकरी मिल जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देखो जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना के रहते, उतना स्ट्रॉन्ग कंपाउंड नहीं होता इनका, इनसे ऑक्सीजन अलग करना बहुत आसान है, हल्का सा गर्म कर दिया ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहां पर क्या किया गया है, क्योंकि मरकरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है तो इससे इसका ऑक्सीजन हटाना बहुत आसान है, तो हमने क्या किया, मरकरी ऑक्साइड को गर्म कर दिया, बस क्या हो गया, मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो इस तरह से हमें प्योर मरकरी मिल गई। देखिए कॉपर के साथ भी हो रहा है, कॉपर सल्फाइड था। अच्छा यहां पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो 2 लिखा हुआ है यहां पर ना, ये सब 2 लिखा हुआ है, एक्चुअली ये ऐसे लिखा होना चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया है और यहां पर होना चाहिए था O2, ठीक। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां जो कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड का जब हमने इस कॉपर सल्फाइड को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कराया तो वो क्या हो गया, वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो गई। अब इसी कॉपर ऑक्साइड को दोबारा से आप हीट कर दोगे ना, इसी कॉपर ऑक्साइड को आप दोबारा से हीट कर दोगे तो आपको प्योर कॉपर मिल जाएगा और यहां पर क्या होगा, प्योर कॉपर मिल जाएगा, ठीक है, आपको प्योर कॉपर मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा अगर लो रिएक्टिव मेटल्स हैं और अगर बहुत ज्यादा सल्फाइड ओर के फॉर्म में, तो क्या करो, इनको पहले इनकी रोस्टिंग करो। रोस्टिंग क्या मतलब, इनको पहले एक्सेस ऑफ एयर में हीट करो, उनको ऑक्साइड बनाओ, ऑक्साइड बन जाए, फिर हीट कर दो, और हीट करने से क्या होगा, इनकी ऑक्साइड खत्म हो जाएगी, ये प्योर मेटल अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, इस तरह से आपको प्योर मेटल आपका मिल जाएगा। अभी भी ये प्योर नहीं है, अभी भी कुछ इंप्योरिटीज होती हैं। ऐसे ये मरकरी आपको मिल गया तो एकदम आप प्योर मत समझिएगा कि प्योर होगा, इसमें कुछ इंप्योरिटीज होंगी, तो आपको क्या करना है, इसकी रिफाइनिंग करनी है। रिफाइनिंग कैसे करते हैं आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मेटल जो कि मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में पाए जाते हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो मेटल जो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं ना, जैसे आपका सिल्वर कह रहा हूं, जिंक हो गया, आयरन हो गया, आपका कॉपर भी आ जाता है मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये बेसिकली ना कार्बोनेट और या सल्फाइड और के फॉर्म में होते हैं, या तो ये कार्बोनेट और के फॉर्म में होंगे, कार्बोनेट के साथ कंपाउंड बना के होंगे, या तो ये सल्फर के साथ कंपाउंड बना के सल्फाइड और के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो इनको पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके कार्बोनेट और या सल्फाइड और से सबसे पहले इनको कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। इनके कार्बोनेट ओर को या सल्फाइड ओर को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में। जब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यहां पर फिर इनका रिडक्शन किया जाता है। इनका क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, इनका ऑक्सीजन हटाया जाता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले हमने क्या करना है, पहले जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज मेटल के जो ओर्स हैं, बेसिकली कार्बोनेट ओर के फॉर्म में होते हैं या सल्फाइड ओर के फॉर्म में होते हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद फिर इनका रिडक्शन करा देना है। रिडक्शन कराते ही मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन हट जाएगा और मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। The metal in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper, extra are moderately reactive. ये moderately reactive होते हैं, ना बहुत ज्यादा reactive ना less reactive. These are usually present as sulfide और carbonate ore in nature. ये basically या तो sulfide ore के फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, या तो carbonate ore के साथ पाए जाते हैं। आगे क्या लिखा है, इन मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, इन मेटल्स को सबसे पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या किया जाता है, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद इनको क्या किया जाता है, प्योर फॉर्म में पाया जाता है। देखो यहां पर अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो यहां पर देखो रोस्टिंग जो की जाती है ना, वो सल्फाइड ओर के केस में की जाती है। रोस्टिंग जो की जाती है वो सल्फाइड ओर के केस में की जाती है। रोस्टिंग क्या होती है, तो द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जब हम सल्फाइड ओर को, कोई भी मेटल का जो सल्फाइड ओर है, जब उसको हम एक्सेस ऑफ एयर में हीट करेंगे, जब हम उसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे किसमें, एक्सेस ऑफ एयर में, बहुत ज्यादा एयर की प्रेजेंस में जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो वो सल्फाइड ओर ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। तो ये हो गई रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होता है, जो कार्बोनेट ओर होते हैं ना उनके केस में कैल्सिनेशन होता है। जो कार्बोनेट ओर होते हैं ना उनके केस में कैल्सिनेशन होता है। कार्बोनेट ओर के केस में क्या होता है, जो ऑक्साइड होती है हम उसको हीट करते हैं स्ट्रांगली, सेम काम कर रहे हैं। जो ऑक्साइड ओर है उसको भी हम मतलब जो कार्बोनेट ओर है उसको भी हम हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली, लेकिन यहाँ लिमिटेड एयर में करेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा हवा में नहीं करेंगे, बहुत लेस एयर में हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। तो जिससे क्या होगा, वो भी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन कहेंगे। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का यूज किया जाता है किसमें, मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के जो मेटल ओर है उनके साथ।
ताकि वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर उनका हम रिडक्शन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या करेंगे अब देखिए यहां पर, अब जैसे रोस्टिंग में क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग में क्या कर रहे हैं देखते हैं। देखिए यहां पर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए जिंक की बात करते हैं, जिंक क्या है, जिंक की जब हम रोस्टिंग करा रहे हैं तो एक्सेस ऑफ एयर में, जब एयर में हीट कराएंगे तो ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। जिंक सल्फाइड की एक्सेस ऑफ एयर में जब हम हीट कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो मेटल ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बन गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ऐसा कुछ प्रोसेस आपने लो रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा होगा। तो क्योंकि वहां पर जो लो रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल होते हैं या तो वो प्योर फॉर्म में पाए जाएंगे या तो वो सल्फाइड और के फॉर्म में होंगे, तो वहां पर भी हम रोस्टिंग करा रहे थे। तो यहां पर भी सेम काम है, हमने क्या किया, हमने जिंक सल्फाइड का एक्सेस ऑफ एयर में उसको हीट किया, तो जिससे क्या हुआ, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब कैल्सिनेशन में क्या किया, जिंक कार्बोनेट है, इसको लिमिटेड एयर में हीट किया तो ये भी जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है, बस एक डिफरेंस है। रोस्टिंग में आपको जो सल्फाइड हो रहा है उसको एक्सेस ऑफ एयर में, बहुत ज्यादा एयर की प्रेजेंस में हीट करना है, लेकिन कैल्सिनेशन में क्या करना है, हीट तो करना है लेकिन हवा लिमिटेड होनी चाहिए। बहुत ज्यादा एयर हो गई तो फिर नहीं होगा, फिर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, अब जैसे ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद जैसे ही सल्फाइड और या कार्बोनेट और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद किसी तरह के रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, किसी भी तरह के रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से हम क्या करते हैं, इनका रिडक्शन करा लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द केस कार्बन का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, कार्बन का यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन का यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आप यहां देख सकते हैं जो जिंक ऑक्साइड हमें मिला था कार्बोनेट या सल्फाइड और से, उसका हमने रिएक्शन किससे कराया, कार्बन से कराया, तो हमें क्या मिल गया, हमारा कार्बन हमें प्योर फॉर्म में मिल गया और कार्बन ने क्या करा, कार्बन हमारा रिलीज हो गया, कार्बन हमारा रिलीज हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना प्योर मेटल मिल गया। अभी भी ये प्योर नहीं है, जिंक जो मिला ये प्योर नहीं, अभी हमें क्या कराना है, अभी हमें इसकी रिफाइनिंग करनी है ताकि एकदम ये प्योर हो जाए। ठीक है, तो रिफाइनिंग अभी हम पढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर कभी कभी कार्बन की जगह हम दूसरे मेटल्स का यूज कर लेते हैं किसी मेटल को रिड्यूस करने के लिए। जैसे भी हमने पढ़ा था, हमने जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन की मदद से कराया था। लेकिन यहां देखिए जैसे ये मैग्नीज ऑक्साइड है, हमने मैग्नीज सल्फाइड या मैग्नीज कार्बोनेट से हमने मैग्नीज ऑक्साइड बना लिया। अब हम क्या करें, हम यहां पर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीज ऑक्साइड का। तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी हुई है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीज से, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा और हमें अपना मैग्नीज प्योर फॉर्म में मिल जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। तो इस तरीके से मैग्नीज हमारा प्योर फॉर्म में मिल गया। तो रिडक्शन करने के लिए हमेशा हम कार्बन का यूज नहीं करते, और भी चीजों का यूज करते हैं। जैसे यहां पर हम क्या करें, दूसरे हाईली रिएक्टिव मेटल का यूज करें, एक हाईली रिएक्टिव मेटल का दूसरे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हाईली रिएक्टिव मेटल खुद ऑक्साइड बना ले रहा है और हमारा वो मेटल जो हमें प्योर करना था वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जा रहा है। तो कभी कभी डिस्प्लेसमेंट की मदद से भी हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से भी हम प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर, अब हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है। देखिए वहां पर क्या होता है ना, वहां पर वो जो मेटल्स होते हैं ना, उनको आप रिडक्शन वगैरह कर करके प्योर फॉर्म में पा नहीं सकते, क्योंकि वो ना वैसे ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। वो अगर ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे भी तो ऑक्सीजन को जल्दी छोड़ेंगे नहीं, इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। आपने ऑर्डर देखा, सीक्वेंस देखा, जो लो रिएक्टिव मेटल्स थे उनके ऑक्साइड से उनको अलग करना बड़ा आसान था। जो जैसे मरकरी ऑक्साइड थी, बस गर्म कर दिया, मरकरी अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो मरकरी हमें प्योर फॉर्म में मिल गई। फिर हम मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आए, तो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा कि उस मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए हमें उसका रिडक्शन कराना पड़ रहा था। प्रॉपर क्या कराना पड़ रहा था, रिडक्शन। सिर्फ हीट करने से उसका ऑक्सीजन नहीं हट रहा था, तो हमने कार्बन का यूज किया था रिडक्शन कराने के लिए। तो यहां पर टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज के जो मेटल है, अगर आप कार्बन का यूज करके भी उनकी मेटल ऑक्साइड से आप मेटल निकालना चाहोगे तो भी पॉसिबल नहीं है। कार्बन जो होगा मेटल ऑक्साइड से मेटल रिमूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहां पर इनको जो प्योर फॉर्म में हासिल करने का जो तरीका होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस। हम इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से क्या करते हैं, हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर पाते हैं उनके ओर से। करते क्या है, हम पहले प्योर जो हमारा ओर होता है ना, पहले उसको पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल ओर जो होता है, सबसे पहले उसको मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, खूब गर्म किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद उसकी कराई जाती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस समझ ही रहे हो आप, मोल्टेन फॉर्म में है यानी जनरली लिक्विड फॉर्म में है, तो आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। अब दो कैथोड होते हैं, सॉरी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड।
एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो होता क्या है, अब देखिए समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं ना, ये इसमें ना मोल्टेन फॉर्म है, जैसे मान लेते हैं NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, उसका मोल्टेन फॉर्म है यहाँ पर, सॉरी, मोल्टेन फॉर्म है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमने लगाया एनोड, ये लगाया कैथोड, ये एनोड है पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, लगाया कैथोड। तो होगा क्या, अब यहां पर होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसको हम एनोड कहेंगे, इसको हम कैथोड कहेंगे। तो होगा क्या यहां पर, NaCl है ना, NaCl मोल्टेन फॉर्म है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो NaCl अलग हो जाएंगे, Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो मोल्टेन फॉर्म में जो आयंस है उनको अलग अलग कर देगा, और तो जो Na है, Na प्लस है, वो चला जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है, Na इज पॉजिटिव, Na प्लस इज पॉजिटिव, तो वो कैथोड पर चला जाएगा, वो कैथोड पर चला जाएगा, और क्लोरीन क्लोरीन इज निगेटिव, तो वो एनोड पर आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे जो मेटल है वो कैथोड पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जितने अभी उनके साथ अलग से जो भी आयन वगैरह प्रेजेंट थे वो एनोड पर चले जाएंगे, तो जिससे हमारा प्योर मेटल कैथोड पर डिपॉजिट होने लगेगा, और इस तरीके से हमें अपना प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर होता है। तो ये तरीका यहां पर होता है किसी हाईली रिएक्टिव मेटल को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने का। क्या तरीका होता है, दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले उनको मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करो, मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद उनका इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। इलेक्ट्रोलिसिस कराते ही जो भी प्योर मेटल होगा वो आपका कैथोड पर कलेक्ट होने लगेगा, क्योंकि प्योर मेटल जो होगा, क्योंकि मोल्टेन फॉर्म में जब आप कोई भी मेटल और को मेल्ट करोगे तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितने भी कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेटल्स एक्चुअली पॉजिटिव होते हैं, तो मेल्ट होने के बाद जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो जो भी पॉजिटिव आयन वाले मेटल्स होंगे सब कैथोड पर आने लगेंगे, और जो भी निगेटिवली चार्ज आयंस उसके साथ प्रेजेंट थे मेटल के साथ, वो कहां चले जाएंगे, वो एनोड पर चले जाएंगे, जिससे आपको आपका प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन लिखी है, आपका सोडियम कहां चला जाएगा, सोडियम आपका कैथोड पर चला जाएगा, और आपका एनोड पर कौन चला जाएगा, आपका एनोड पर चला जाएगा क्लोरीन। देखिए कैथोड पर ना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा माना जाता है कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स, तो सोडियम वहां जाकर के इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो जाएंगे, और आपको प्योर आपका सोडियम आयन सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। वही आप देखिए क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो एनोड के पास जाएगा, तो एनोड को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिससे आपको आपकी क्लोरीन गैस मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से और भी दूसरे जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करके हम उनको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल चाहे लो रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल हो, चाहे हाईली रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल हो, चाहे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हो, इन सबके लिए होता है। क्योंकि जब भी मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करते हो, ओर से तो अलग कर दिया, लेकिन अभी भी वो प्योर फॉर्म में नहीं है, उनको प्योर फॉर्म में लाने के लिए उनकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करी जाती है। तो वो प्योर फॉर्म में रहने का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर अभी बहुत सारी मड वगैरह, डस्ट वगैरह भी जमी हुई है ओर से निकलने के बाद भी, तो उनको रिमूव करने के लिए हम उनके क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आप देख सकते हैं जो भी आपका मेटल आपको मिला था, जैसे ही आप उस मेटल को कैथोड पर, जैसे ही आप उस मेटल को एनोड पर, देखिए जो आपका मेटल आपने निकाला ना, आपने जो मेटल आपने ओर से निकाला, आप उसको प्योर मान रहे हैं, आप उसको क्या करिए, आप उसको एनोड पर, उसको एनोड बना दीजिए, उस मेटल को क्या बना दीजिए, एनोड बना दीजिए। उस मेटल को देखिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे होती है उसको समझते हैं। जो मेटल आपको मिला, जिसको अभी आपको रिफाइन करना है, उसको आप एनोड पर रख दीजिए। कहां रख दीजिए, एनोड पर रख दीजिए। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन हो ना, ये किसी उसी मेटल का, जैसे आपको सोडियम आपने लिया, या आपने मान लेते हैं कॉपर लिया, कॉपर आपने लिया, कॉपर आपने एक्सट्रैक्ट किया और से उसको आपने एनोड बना दिया। अब ये जो सॉल्यूशन आप लेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो आप लेंगे, वो कॉपर का ही कोई सॉल्यूशन ले लीजिए, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर क्लोराइड ले लीजिए, कोई भी कॉपर का सॉल्यूशन ले लीजिए। और ये जो कैथोड हो ना, कैथोड पर एक पतली कॉपर की प्लेट लगा दीजिए, प्योर कॉपर की प्लेट। यहां सब कुछ क्योंकि कॉपर को हमें प्योर फॉर्म में चाहिए ना, तो सब कुछ कॉपर का है। कैथोड प्योर कॉपर का होना चाहिए, प्योर कॉपर की एक मेटल की स्ट्रिप होनी चाहिए। एनोड पर आपको उस कॉपर को रखना है जिसको आपको प्योर करना है, और ये सॉल्यूशन भी कॉपर का कोई सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती जो एनोड पर जो कॉपर था, जो कि जिसपे अभी कुछ इंप्योरिटीज जमी हुई है, वो कॉपर धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मिलने की वजह से कॉपर उन इंप्योरिटीज से अलग होकर के इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और वो कहां जाने लगेगा, वो कैथोड पर जाने लगेगा। तो जो आपका मेटल अभी एनोड पर था इंप्योरिटीज के साथ, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते ही क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, एनोड से हट करके सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगेगा, और फिर कहां जाना शुरू कर देगा, और कैथोड की तरफ जाना शुरू कर देगा, और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब एक प्योर कॉपर का प्लेट रखा था ना आपने कैथोड पर, उस प्योर कॉपर की प्लेट पर भी अब जो कॉपर मतलब जो कॉपर एनोड पर था,
जो कॉपर एनोड पर था जिसको आपको प्योर करना था, वो कॉपर जाकर के उस मेटल पर चिपकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपकी इंप्योरिटीज होंगी, जो भी एनोड में जो कॉपर रखा था जिसके साथ अभी इंप्योरिटीज थी, वो इंप्योरिटीज क्योंकि उनका नेचर अभी भी निगेटिव है, इंप्योरिटीज का नेचर निगेटिव है, तो जिस वजह से वो एनोड के नीचे ही क्या होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे, एनोड के नीचे इकट्ठा होने लगेंगे। तो जब भी आप किसी मेटल की रिफाइनिंग करते हो तो मेटल को आप एनोड पर रखते हो, उस मेटल को जिसको रिफाइन करना है उसको आप एनोड पर रखते हो, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, मेटल तुरंत ही एनोड से कहां जाने लगता है, कैथोड पर जाने लगता है। और जो भी इंप्योरिटी होती है, जो भी उस मेटल के साथ इंप्योरिटीज होती हैं, वो एनोड के नीचे इकट्ठा होने लगती हैं। क्यों इंप्योरिटीज एनोड के नीचे इकट्ठा हो रही हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है और इंप्योरिटीज का नेचर नेगेटिव होता है, जिस वजह से इंप्योरिटीज एनोड पर ही रह जाती हैं और उसके नीचे कलेक्ट होने लगती हैं। तो जिससे क्या होता है, ये इंप्योरिटीज का नाम एनोड मड रखा जाता है, इनको हम एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं, इन इंप्योरिटीज को हम कहते हैं एनोड मड। एनोड मड, मड मतलब इंप्योरिटी, और क्योंकि एनोड में इकट्ठा हो रही है तो इसलिए इनको कहते हैं एनोड मड, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, प्योर मेटल आपका कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है बिल्कुल प्योर, और आपको आपका बिल्कुल प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, और इतना ही, अब हमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है हमें इतना ही पढ़ना था। अब हम बात करते हैं कोरोजन की, अब हम बात करते हैं किसकी, कोरोजन की। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है किसी भी मेटल सरफेस का खराब होना, किसी भी मेटल की सरफेस का खराब होना। क्यों खराब होना, लंबे समय तक एयर की प्रेजेंस में होने की वजह से उनका खराब हो जाना, उनकी आउटर सरफेस का खराब हो जाना, उनको हम कोरोजन कहते हैं। आपने बहुत कॉमन कॉमन देखा होगा आयरन के साथ, आयरन में ना जंग लग जाती तो उसका कैसा ऊपर ब्राउनिश कलर हो जाता है, जो शाइनी कलर होता है आयरन का वो ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप उस पर सैंड पेपर रब करते हो तो ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो अभी जिसके ऊपर जो रस्ट में कन्वर्ट हो गई थी, जब उसको हटाते हो फिर से आपको अंदर वाली लेयर आयरन की दिखती है, शाइनी लेयर दिखती है। तो ये जो मेटल जो खराब हो जाते हैं ना हवा की प्रेजेंस में, इसी प्रोसेस को रस्ट कोरोजन कहते हैं। अच्छा, रस्टिंग भी आपने सुना होगा। देखिए रस्टिंग कुछ अलग चीज नहीं है, जैसे सिल्वर का कोरोजन हुआ, कॉपर का कोरोजन हुआ, एल्यूमिनियम का कोरोजन हुआ, हर मेटल का कोरोजन होता है। तो जब आयरन का कोरोजन होता है ना, तो आयरन के कोरोजन को एक स्पेसिफिक टर्म दे दिया गया रस्टिंग का। आयरन का जो कोरोजन है इसको ही एक स्पेसिफिक टर्म दे दिया गया है, किसका, रस्टिंग का, ठीक है। तो रस्टिंग इज नथिंग बट इज द कोरोजन ऑफ आयरन। जब आयरन कोरोड होता है ना तो इसी को हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम, अच्छा ये तो प्रिवेंशन पर आ गए डायरेक्ट। अच्छा बात करते हैं अब जैसे सिल्वर है, सिल्वर के ना आर्टिकल, सिल्वर का जो कोई भी चीज होती है वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है, कुछ टाइम बाद ना ब्लैक हो जाती है। ब्लैक क्यों हो जाती है, क्योंकि सिल्वर जो है ना एयर में प्रेजेंट जो सल्फर होता है ना उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। सिल्वर जो होता है ना एयर में प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड गैस है या कोई किसी भी फॉर्म में अगर सल्फर प्रेजेंट है एयर में किसी गैस के फॉर्म में, तो सिल्वर उस सल्फर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिस वजह से उसकी उसकी जो सिल्वर का जो शाइनी कलर होता है, ग्रे कलर होता है, वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो सिल्वर था पहले अब वो सिल्वर नहीं रह गया, अब उसने सल्फाइड से रिएक्ट कर लिया है और अब वो सिल्वर सल्फाइड बन गया है। अगला क्या है, कॉपर। कॉपर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है। कार्बन जो है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। जो कॉपर होता है आपका, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ग्रीन कोटिंग किस वजह से आती है, क्योंकि कॉपर ने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करा और कॉपर कार्बोनेट बना लिया, जिस वजह से उसके ऊपर एक ग्रीन कोट आ जाता है। वो जो ग्रीन कोट होता है एक्चुअली वो कॉपर नहीं है, वो कॉपर कार्बोनेट, क्या है, कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आयरन। आयरन का तो सभी को पता है, आयरन जब मॉइस्ट एयर, आयरन जो है मॉइस्ट एयर का मतलब देखो आयरन ना, आयरन की अगर रस्टिंग हो रही है, आयरन को अगर कोरोड होना है तो सिर्फ और सिर्फ एयर के प्रेजेंस में कोरोड नहीं होगा। आयरन को कोरोड होने के लिए दो चीजें चाहिए, वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए। जब आयरन कोरोड होता है ना, आयरन कोरोड होता है ना, Fe जब कोरोड होता है तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के प्रेजेंस में, इसीलिए यहां मॉइस्ट एयर लिखा हुआ है। मॉइस्ट एयर का मतलब कि वाटर, एयर में नमी भी है, वाटर वेपर भी है, ठीक है। तो एयर जो होता है, जब आयरन जो होता है वो मॉइस्ट एयर यानी ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, वो एक रिएक्शन करता है और जो आयरन होता है अब वो आयरन नहीं रह जाता, वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। और ये एक्चुअली क्या है, यही हमारा रस्ट होता है, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा, इसी को रस्ट कहते हैं। रस्ट क्या होता है, क्योंकि आयरन ने क्या किया, जो आयरन की सरफेस है उस वो लगातार ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कांटेक्ट में, तो उनके साथ रिएक्ट करके कुछ टाइम बाद क्या बना लेती है, वो रस्ट बना लेती है, ठीक है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, जहां पर सिल्वर आपका सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है हवा में रखने की वजह से, कॉपर आपका कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, आयरन आपका रस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। रस्टिंग से बचा कैसे जाए, रस्टिंग से बचा कैसे जाए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रस्टिंग से बचने का प्रिवेंशन का क्या क्या है, तो देखिए रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। आप पेंट कर दीजिए आयरन के ऊपर, जब
आयरन का आउटर सरफेस हवा के कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा, पेंट की लेयर होगी तो पेंट की लेयर आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकेगी तो आयरन खराब नहीं होगा। या फिर ऑयलिंग कर दीजिए, ऑयलिंग भी एक लेयर, ऑयल भी एक लेयर बना लेगी चारों तरफ किसके, आयरन के, तो जिससे क्या होगा वो आयरन जो है कांटेक्ट में नहीं आएगा वाटर के, तो जिससे क्या होगा आयरन की रस्टिंग नहीं होगी। ग्रीसिंग कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है पढ़ेंगे, क्रोम प्लेटिंग, क्रोमियम की प्लेटिंग, क्रोमियम एक एलिमेंट है उसकी प्लेटिंग करा दीजिए, ठीक है। या फिर एनोडाइजिंग कर दीजिए या फिर एलॉय बना दीजिए, जो कर सकते हैं आप, ये सब मेथड से आप उस आयरन को रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देना। जैसे आप कॉपी के ऊपर कवर चढ़ाते हो ना ताकि कॉपी खराब ना हो, वैसे आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि जिंक की लेयर क्या करे, आयरन को खराब होने से बचाए। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। देखिए एलॉइंग क्या होता है, आपने स्टील के बारे में सुना होगा, स्टील खराब नहीं होता जल्दी, स्टील जल्दी खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो प्योर आयरन नहीं होता। स्टील क्या होता है, स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ इसका निकल एंड क्रोमियम का। आयरन, निकल और क्रोमियम को जब हम मिक्स करते हैं तो स्टील बनता है, और स्टील जो होता है वो हार्ड होता है और रस्ट नहीं लगता। तो जब हम किसी मेटल को दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिलाते हैं, इसको एलॉइंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब किसी मेटल को किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलॉइंग। और एलॉइंग करने से क्या होता है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज या उस मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो बदल जाती है। जैसे यहाँ पर आयरन को जब हमने मिक्स किया निकल और क्रोमियम के साथ, तो आयरन जो कि आसानी से रस्ट हो जाता था उसकी प्रॉपर्टी बदल गया, वो रस्ट नहीं होगा और वो हार्ड भी होगा। तो जिससे क्या होगा, हम उसको कोरोजन से बचा सकते हैं। तो एलॉइंग करके भी हम क्या करते हैं, मेटल को कोरोजन से बचाते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हो गया। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं आपको बता देता हूं। एक आपने नाम सुना होगा कभी ना कभी, अमलगम। अमलगम, ये अमलगम क्या है, अगर मरकरी का कोई भी अलॉय है ना, उसको अमलगम के नाम से जानते हैं। मरकरी के अलॉय को हम किसके नाम से जानते हैं, अमलगम। तो अमलगम अगर पूछ रहे तो बता देना ये अलॉय है, किसका है, मरकरी का अलॉय है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ये जितनी भी पीपीटीज मैंने प्रिपेयर करी ना, इनको आप लिख लोगे कॉपी में। ये पूरा एनसीईआरटी है, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ नहीं छोड़ा है मैंने, सब कवर किया है। तो आप इसको लिखिएगा कॉपी में, लिख करके इसको पढ़िएगा दोबारा से, ठीक है। थैंक यू।